हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर डिफेंस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल व एमटीएस के 2023 के एग्जाम में पूछे गए मैथ के वे सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो आती हैं मैं करंट अफेयर की एक सीरीज लेके करवा रहा हूं, जिसमें सिर्फ एसएससी के वे करंट अफेयर में करवा रहा हूं जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज ये अपनी एसएससी सीएचएसएल के मैथ की प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 7 अंकों की संख्या 5 2a 6b 7c 33 से विभाज्य है और a b c अभाज्य हैं, तो 2a प्लस 3b प्लस c अधिकतम मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि 52a 6b 7c ये किससे विभाज्य हैं? 33 से। ठीक है, तो 33 से विभाज्य का मतलब क्या है? ये 3 और 11 से दोनों से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो 3 से और 11 से विभाज्य होंगे। 3 से विभाज्य के नियम क्या हैं कि अगर इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो वे संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। और 11 से है, 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर संख्या के अल्टरनेट नंबर्स का अंतर, मतलब कि अल्टरनेट जो संख्याएं हैं उनके सम का डिफरेंस अगर 11 से विभाज्य है तो वो 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो संख्या क्या है? 5 2a 6b 7c। तो देखिए अल्टरनेट नंबर पहले हम 11 से चेक करते हैं। तो अल्टरनेट नंबर इसमें क्या है? 5 प्लस a। ठीक है, 5 प्लस a प्लस b प्लस c। ठीक है, अल्टरनेट नंबर से जोड़ लेते हैं और इनका डिफरेंस निकालना है। तो अब दूसरे वाले अल्टरनेट नंबर 2 6 और 7 इसको आपस में जोड़ लेंगे, 2 प्लस 6 प्लस 7, और इसका अंतर क्या होगा? 11 से विभाज्य हो या फिर 0 आ जाए। ठीक है, 11 से विभाज्य हो या फिर 0 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं। अब देखिए 5 प्लस a प्लस b प्लस c माइनस 6 2 8 7 15। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 5, और ये 15 क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। अब देखिए ये क्या है? प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं कि जैसे देखिए पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? मान लेते हैं 2 3 और 5। ठीक है, इनको आपस में जोड़ के देखते हैं 10 आता है कि नहीं आता है। तो 2 3 5 5 5 10। ठीक है, तो देखिए पहला ही मैच कर गया, आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है। तो 2 3 5, तो ए क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 3 और सी बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो अब इसमें पूछा क्या है कि 2a प्लस 3b प्लस सी का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए 2a का 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5, तो 9 4 13 और प्लस 5 कितना जाएगा? 18। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। तो 18 इसके ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, तो आप कोई एक ऑप्शन 18 कर लीजिए, इसका आंसर 18 ही आएगा। इसके क्वेश्चन के ऑप्शन में मिस्टेक है, जो 2023 में पूछा गया था उसमें भी इसमें मिस्टेक थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वृत्तों के व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोला है कि 2 वृत्तों के व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो देखिए अगर व्यास इनके कितने हैं?
2r की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। व्यास को क्या लिखते हैं 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। और 2r1 इसको लिख लेते हैं, इसको 2r2 लिख लेते हैं। ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो r1 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और r2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो इनको बना लेते हैं वृत्त को। ठीक है, मान लिया इस वृत्त की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर r1 है, और इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर और इनके केंद्रों के बीच की कितनी दूरी हो गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब पूछा क्या है इसमें कि वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस पे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, एक स्पर्श रेखा तो ऐसे खींची जाएगी। ठीक है, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, एक ये हो गई, दो हो गई, और एक स्पर्श रेखा इसको बीच में खींची भी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा इंटू tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1, जहाँ 7 थीटा, ठीक है 7 थीटा एक न्यून कोण है, तो cot 15 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जैसे क्या बोला है कि 7 थीटा क्या है एक न्यून कोण है। तो देखो इसको करने का तरीका ये होता है कि tan 3 थीटा प्लस 7 थीटा को आपस में जोड़ लेंगे और इसको क्या कर देंगे tan 90 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये न्यून कोण है तो इसके मतलब 90 के बराबर कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि tan कॉमन हो गए, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू 10 थीटा। 10 थीटा इक्वल टू 19। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 9 डिग्री आ गई। अब हमको क्या निकालना है cot 15 थीटा। तो cot 15 थीटा, तो cot 15 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 9, तो कितना हो जाएगा 135। ठीक है, cot 9 पचे 45 की 5 80 लाए 4 9 1 कम 9 4 13। ठीक है, cot 135 थीटा। अब देखिए cot 135 थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो ये निकालने के लिए आपको करना होगा कि cot 90 प्लस 45। ठीक है, तो cot 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का tan थीटा, तो tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस आगे लगा है तो -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याओं 98, 75, 210 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 98, 175 और 210 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो देखिए HCF निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन से कर लेते हैं। जिस ऑप्शन से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं तो वो इसका मासा यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो देखिए 6 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 कम 6, 6 3 9 नहीं होगा, तो इसका मतलब 6 नहीं हो सकता है। 3 से करके देखेंगे तो 3 से डिवाइड का नियम ये होता है कि अगर उनके संख्याओं का योग 3 से डिवाइड है तो हो जाएगा, तो 9 8 17 होता है, ये भी नहीं होगा। 5 से देखते हैं तो 5 से डिवाइड का नियम ये है कि उसके अंकों के अंत में 5 या 0 हो तो वो संख्या क्या होगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए इसमें 8 है तो ये डिवाइड नहीं होगी, ये इसमें 5 है इसमें 0 है, ये तो हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि तीनों संख्याओं को डिवाइड होना जरूरी होता है, वही मानी जाती है। तो अब बचा क्या एक ऑप्शन 7, तो आंसर तो यही होगा, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और 2 बचा तो 7 4 जा 28। ठीक है, और इसको 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 और बच जाएगा 3, तो 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और ये 7 3 जा 21 यानी कि ये भी 30 आ जाएगा। तो ये 7 से तीनों संख्याएं डिवाइड हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। तो इसको ऑप्शन से जब आप लोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें बोला है कि 2 वृत्त हैं, एक की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर और एक है, दोनों आपस में एक दूसरे को टच करते हैं
और एक की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक की 18 है, एक की 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा है कि जो इसकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होंगी उसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कौन सी होंगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी लंबाई पूछा है। तो इनकी लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग याद कर लीजिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और आसानी भी रहेगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुस्पर्श रेखाएं, रेखाओं की लंबाई, अनुस्पर्श रेखाओं की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2 अंडर रूट में R1 इंटू R2। R1 R2 का मतलब कि दोनों वृत्तों को की त्रिज्याओं का मल्टीपल। ठीक है, देखिए 2 इंटू ब्रैकेट में क्या कर देंगे 18 इंटू 8, तो 18 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 8 8 अठाई 64 के 4 हंसी लाए 6, 8 एकम 8 6 14, 144। ठीक है, ये आ गया 144 और यहाँ पे 2, तो 144 किसका रूट होता है 12 का, तो 2 गुणे 12, 12 दूना 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि नीचे दी गई तालिका 5 दुकानदारों द्वारा बेची गई कैंची की संख्या को दर्शाती है। तो R द्वारा बेची गई कैंची की संख्या S द्वारा बेची गई कैंची की संख्या के अनुपात कितना है। तो देखिए R द्वारा बेची गई कैंची की संख्या कितनी है 45। ठीक है, R द्वारा बेची गई कैंची की संख्या कितनी है 45 और S द्वारा बेची गई कैंची की संख्या कितनी है 25। ठीक है, S द्वारा बेची गई कैंची की संख्या 25। तो क्या पूछा है कि R द्वारा बेची गई कैंची की संख्या का S द्वारा बेची गई कैंची संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो इसका अनुपात निकालने के लिए इसको भाग दे देंगे एक दूसरे से। तो देखिए 5 हम 25, 5 9 45। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 9:5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9:5 आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% हानि होती, रुपए में क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी इसका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, सीपी इसका कितना हो जाएगा 100। अब बोला क्या है कि यदि एक घड़ी को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो अगर इसको 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितने पे बेचेंगे 125 रुपये पे। ठीक है, अगर 100 इसकी सीपी थी तो 25% लाभ लेंगे तो कितना के हो जाएगा 125 की। अब बोला है कि यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि हो जाती। ठीक है, अब 15% की हानि होती तो ये कितने की बिकती 85 की। अगर 100 की है और 15% हानि हो जाती तो कितने की बिक जाती है 85 की। और रियल में इसमें कितने की इनके बीच के डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए 120 रुपये कम में बेचा जाता अगर इसको, तो 120 रुपये कम का मतलब क्या हो जाता कि 125 में जो जैसे बेचा था इससे अगर 120 रुपये कम में बेचते तो 15% की हानि होती। इसका मतलब कि इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और रियल में इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो रियल में इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 40। ठीक है, रियल में इनके बीच का डिफरेंस 40 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इस 40 को 120 होता। ठीक है, 120 रुपये का अगर हम कम में बेचते तो 15% की हानि हो जाती, तो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 40 और दिया कितना है 120। तो इसको देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 तियाँ 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसमें पूछा क्या है कि रुपये में क्रय मूल्य क्या होगा, तो एक की वैल्यू आ गई 3 और क्रय मूल्य हमने माना कितना था 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 300। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राघव ने एक शर्ट को 1500 में खरीदा और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि की और ₹75 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। देखिए राघव ने किया क्या कि एक शर्ट को कितने रुपए में खरीदा 1500 रुपये में। ठीक है, शर्ट को 1500 रुपये में खरीदा तो शर्ट की सीपी कितनी हो जाएगी 1500। अब कह रहा है कि और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि कर दी। ठीक है, अगर सीपी कितना था 1500 और 40% की वृद्धि कर दी तो अब इसका जो वृद्धि करने के बाद मूल्य हुआ वो कितना हो जाएगा। तो देखिए 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5। ठीक है,
और ये 2 की कितनी क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसका मूल्य कितना था, 5 बराबर, इसकी तुलना कर लेंगे, 5 बराबर कितने थी, 1500 के, तो 5 तियाँ 15 यानी 300 रुपये। एक की वैल्यू थी 300 रुपये, अब 2 की उसमें वृद्धि हो गई, वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी, 7 की हो जाएगी। तो अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2100। ठीक है, अब शर्ट की कीमत कितनी हो गई, 2100 रुपये, पहले कितनी थी, 1500 रुपये। ठीक है, अब हो गई 2100 रुपये, और पहले कितनी थी, 1500 रुपये, कितने रुपये बढ़ गई, तो बढ़ गई ये 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये बढ़ गई। अब देखिए बोल रहा है कि उसको केवल 75 रुपये का लाभ लेना है। ठीक है, अभी उसको अगर ये 2100 पे बेच देता है तो उसको कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 600 रुपये का, लेकिन उसको लाभ लेना है सिर्फ 75 रुपये का। तो यानी कि उसको छूट कितने की देनी है, 525 रुपये की उसको छूट देनी है। तो देखिए 525 रुपये की छूट उसको किस पे देनी है, 2100 रुपये पे। ठीक है, अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है। तो 525 रुपये की, देखिए इसको इधर से मिटा देते हैं। देखिए अब 525 रुपये की छूट उसको कितने पे देनी है, 2100 रुपये पे। तो 525 की छूट देनी है कितने रुपए पे, 2100 रुपये पे। तो बताइए कितने परसेंट की छूट देगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। तो 100 से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये किससे डिवाइड होगा, देखिए 7 से कर लेते हैं। 7 पहले 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 बार जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2, 3 7 जा, फिर उसके बाद में 1 3 5 जा। ठीक है, तो 175 अपान 7। ठीक है, अब देखिए 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, और बचा कितना 3, तो 7 5 जा 35। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, वो अगर 25% की छूट दे देता है तो उसको 75 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे बी अकेला 36 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, तो देखिए ए बी से कितना है, 40% अधिक कुशल है। तो 40% को फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2/5। तो देखिए ए बी से 40% अधिक कुशल है, ज्यादा कुशल कौन है, ए है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि बी कितना कुशल है, 5 है। ठीक है, तो 40% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए जिसे अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे जिसको बी अकेला 36 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, अगर बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर देता है, कितने दिनों में कर देता है, 36 दिनों में पूरा कर देता है, और वो एक दिन में काम कितना करता है, 5 का। ठीक है, और ए कितना करता है, 7 का। तो अगर बी एक दिन में 5 कार्य करता है और एक काम को 36 दिनों में पूरा कर देता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल काम कितना होगा तो कैसे पता करेंगे, इस 5 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 को जब 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए वो जितना काम करता है और जितने दिनों में करता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 6 से करेंगे तो 5 6 का 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18। ठीक है, 180 टोटल काम कितना था, 180। अब देखिए बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर उस कार्य को एक साथ करें तो कितने दिनों में कर देंगे। तो एक दिन में बी कितना करता है, 5 काम करता है, और ए कितना करता है, 7 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। ठीक है, 7 5 12, अगर दोनों मिलकर एक दिन में काम करें तो 12 काम करेंगे, और टोटल काम कितना है, 180। तो 180 काम को दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, तो 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें दिया हुआ है कि 1.6 1.6 1.6 माइनस 0.6 0.6 0.6। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था। तो देखिए इसको करने का तरीका ये है कि हम इसका कंपेरिजन किससे कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से। ठीक है, तो ऊपर देखिए 1.6 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1.6 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर 0.6 को भी इसकी पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए अपॉन में क्या है कि 1.6 2 बार है, तो 1.6 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, प्लस 1.6 इंटू 0.6, और इधर भी 0.6 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0.6 की भी पावर 2 कर लेते हैं। तो अब देखिए ए क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, उसके बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फार्मूला लगा दें, तो इसको ओपन करने पर क्या आ जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में आएगा 1.6, फिर आ जाएगा माइनस का 0.6 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर प्लस 1.6 इंटू 0.6 और फिर आ जाएगा प्लस का 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही नीचे लिखा हुआ है, यही नीचे लिखा हुआ है कि 1.6 का होल स्क्वायर प्लस 1.6 इंटू 0.6 और प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर भी यही लिखा है नीचे भी यही लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा हमारे पास कितना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अब बचा हमारे पास क्या कि 1.6 माइनस 0.6, अगर 1.6 से हम लोग 0.6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं एसएससी से रिलेटेड करंट अफेयर की क्लासेज भी लेके आता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी आप लोग किया करिए। और साथ ही अगर आप लोगों के क्वेश्चंस समझ में आते हों और अच्छे लगते हों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आप सभी की कोई क्वेरी है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं आंसर आपको